हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों के लिए सिंपल फ्यूचर टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस लेकर आया हूँ। इससे पहले आप लोग मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। देखिए, इसकी पहचान क्या होती है, इसकी रिकॉग्नाइजेशंस क्या होती है। इस टेंस का यूज ऐसे एक्शंस के लिए होते हैं जो समान रूप से भविष्य में होगा, या इसकी जो सामान्य पहचान होती है, जो जनरल रिकॉग्नाइजेशंस होती है कि जिस वाक्य के अंत में गा, गी, गे इत्यादि वाले शब्द आते हैं। ठीक है, जिस वाक्य या जिस सेंटेंस के अंत में गा, गी, गे इत्यादि वाले शब्द आते हैं वो कौन सा टेंस कहलाते हैं? सिंपल फ्यूचर टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। अब इसकी जो स्ट्रक्चर है, जो रूल्स हैं बनाने के, पॉजिटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं। देखिए, पॉजिटिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर कैसे होते हैं। पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, फिर इसमें विल या शैल का यूज होता है, प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, और विल या शैल किसके किसके साथ यूज होता है तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए, आई और वी के साथ सदैव शैल का यूज होगा। ठीक है, बाकी ही, सी, इट या यू, इन सभी के साथ किसका यूज होगा? विल का। ठीक है गाइस, मूल्य आई और वी के लिए शैल का यूज होता है, बाकी सभी चीज़ों के लिए विल का यूज होता है। अब देखते हैं आगे नेगेटिव सेंटेंस। तो देखिए, नेगेटिव सेंटेंस में क्या कहता है, सब्जेक्ट यूज करते हैं, फिर विल या शैल प्लस नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। नॉट की यूज विल या शैल के बाद नॉट की यूज होगा। ठीक है, अब इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब के जरिए देखते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब के जरिए हम लोग क्या करते हैं कि विल या शैल का यूज करते हैं, फिर सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट विथ क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अगर आप लोग किसी भी टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर आप लोग को मालूम हो गया तो आप लोग इसी से निगेटिव भी बना सकते हैं और इंट्रोगेटिव बना सकते हैं। हम लोग जानते हैं कि हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा नॉट का यूज होता है, और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या किया जाता है, इस हेल्पिंग वर्ब को पहले लिख दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए, इसमें जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH वाले होते हैं, तो पहले हम लोग जब कोई क्वेश्चन बीच में आता है, सेंटेंस के बीच में आता है कोई क्वेश्चन, कब, कहाँ, कैसे, तो हम लोग पहले WH का यूज करते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब्स के जरिए आगे कर देते हैं। अब एग्जाम्पल कुछ मैं आप लोग को समझा देता हूँ, क्लियर हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ, देखिए मैंने आप लोगों के लिए कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं। दादाजी कुर्सी पर बैठकर अखबार पढ़ेंगे। दादाजी कुर्सी पर बैठकर अखबार पढ़ेंगे। तो देखिए, पढ़ेंगे ये फ्यूचर की बात कह रहा है, अभी पढ़ नहीं रहे हैं या फिर पढ़ चुके नहीं हैं, ये आने वाले फ्यूचर की बात कर रहा है, भविष्य की बात कर रहा है। तो हम लोग स्ट्रक्चर को बनाने से पहले, इस सेंटेंस को बनाने से पहले हम लोग को सारे स्ट्रक्चर्स मालूम होने चाहिए। तो इस स्ट्रक्चर्स में पहले क्या आता है? सब्जेक्ट। तो आप लोग सब्जेक्ट ढूंढिए, इसमें सब्जेक्ट क्या है? ये दादाजी, ये हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बाद हम लोग जानते हैं इसमें हेल्पिंग वर्ब होता है, विल या शैल, फिर उसके बाद वर्ब आती है। इसमें कौन सी क्रिया हो रही है? तो ये पढ़ने का काम हो रहा है, तो ये आपका वर्ब हो गया। ठीक है गाइस, वर्ब के बाद आपका ऑब्जेक्ट आता है। तो ऑब्जेक्ट क्या है? ये न्यूज़पेपर यानी अखबार। और ये सारे जो है वो अदर वर्ड में आ जाते हैं। किस में आ जाते हैं? अदर वर्ड में। ठीक है, अब हमें सारी चीज़ पता चल गया, सब्जेक्ट पता चल गया, वर्ब पता चल गया, ऑब्जेक्ट पता चल गया, और ये अदर वर्ड्स में आते हैं। तो हम लोग को स्ट्रक्चर मालूम है, अब स्ट्रक्चर के अनुसार हम लोग बना लेते हैं। तो यहाँ पे दादाजी लिखा है, तो हम लोग द ग्रैंड फादर, सॉरी ये ग्रैंड फादर, द ग्रैंड फादर, इसके साथ क्या लगेगा? विल। ग्रैंड फादर विल, विल के बाद वर्ब का यूज होगा, पढ़ना। तो ये आपका हो जाएगा रीड। क्या पढ़ रहे हैं? न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, न्यूज़ पढ़ रहे हैं, तो आप लोग न्यूज़पेपर लिख सकते हैं। ठीक है, न्यूज़पेपर। अब उसके बाद ये आपका, देखिए ये आपका सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, वर्ब का फर्स्ट हम लोग यूज़ करते हैं, वर्ब हो गया, और ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब जो बचते हैं ये अदर वर्ड्स में आते हैं। तो कुर्सी पे बैठ कर, तो इसका हो जाएगा
सिटिंग इन द चेयर। ठीक है, द ग्रैंडफादर विल रीड न्यूज़पेपर सिटिंग इन द चेयर। अब इसको निगेटिव बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अगर मान लीजिए ये सेंटेंस लिखा होता कि दादाजी कुर्सी पर बैठ के अखबार नहीं पढ़ेंगे, तो क्या करना पड़ता हमें? केवल विल के बाद आप लोग यहाँ पे नॉट का यूज़ कर देते, हो जाता। अब देखिए मैं सेकंड एग्जांपल लिखा हूँ कि तुम मुझे ज़िंदगी भर याद रखोगे। ठीक है, तुम मुझे ज़िंदगी भर याद रखोगे, इसकी में क्या है? तुम, ये सब्जेक्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट के बाद आप वर्ब पर ध्यान देंगे कि वर्ब कहाँ है, तो ये याद रखना, ये आपका वर्ब हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। अब इन 3 चीज़ों के बाद जो बचता है उसको लास्ट में लिखा जाता है, जो क्या आता है? अदर वर्ड में। ठीक है, अब अदर वर्ड में ये आ गया, सारी चीज़ आपको क्लियर हो गया कि कहाँ पे सब्जेक्ट है, कहाँ पे वर्ब है, कहाँ पे ऑब्जेक्ट है। इसी चीज़ को ढूंढने में, पकड़ने में बच्चों को बहुत गड़बड़ी होती है। बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं कि क्या सब्जेक्ट है, क्या वर्ब है, क्या ऑब्जेक्ट है। फिर उसके बाद जो अदर वर्ड्स आते हैं उसमें ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैंने आज यहाँ पे क्लियर कर दी। तो सब्जेक्ट पहले यू के साथ विल का यूज होता है। ठीक है, वर्ब याद रखना, तो यहाँ पे रिमेंबर के बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। तो ऑब्जेक्ट क्या है? मुझे, तो आप लोग मी लिखेंगे, यू विल रिमेंबर मी। अब ज़िंदगी भर है तो इसको पूरे क्या लिखेंगे हम लोग? होल लाइफ। ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया। यू विल रिमेंबर मी होल लाइफ, यानी आप मुझे ज़िंदगी भर याद रखोगे, या तुम मुझे ज़िंदगी भर याद रखोगे। अगर इसका निगेटिव बनाना होगा, तुम मुझे ज़िंदगी भर याद नहीं रखोगे, निगेटिव करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? यू विल नॉट रिमेंबर मी होल लाइफ। ठीक है, ये आपका पॉजिटिव हो गया, आपका निगेटिव हो गया। अब देखिए, मेरा भाई चुनाव नहीं लड़ेगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट पकड़िए, मेरा भाई, ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? वर्ब, चुनाव लड़ना। ठीक है, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट में आ जाएगा, या चुनाव लड़ना एक साथ भी आता है। ठीक है, अब मेरा भाई, तो इसके लिए क्या लिखेंगे? माई ब्रदर के साथ विल का यूज होगा, विल के बाद नॉट। अब यहाँ पे कॉन्टेस्ट इलेक्शन। ठीक है गाइस, माई ब्रदर विल नॉट कंटेस्ट इलेक्शन, यानी मेरा भाई चुनाव नहीं लड़ेगा। अब देखिए, आपका इधर ऊपर पॉजिटिव हो गया, इधर पॉजिटिव हो गया, निगेटिव दोनों में एक ही में बता दिए। और यहाँ पे मेरा भाई चुनाव, ये भी निगेटिव है। अब यहाँ पे देखिए इंट्रोगेटिव में बताता हूँ, क्या आप यहाँ एक पेड़ लगाओगे? अब देखिए, ये जो प्रश्न है ये शुरू में आया है। जब प्रश्न शुरू में आते हैं तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब के ज़रिए बनाते हैं, और जब बीच में आता है तो हम लोग WH वाले वर्ड से बनाते हैं। तो क्या आप यहाँ एक पेड़ लगाओगे? तो इसके लिए हम लोग किसके ज़रिए बनाना पड़ेगा? हेल्पिंग वर्ब के ज़रिए से। स्ट्रक्चर नहीं समझ में आता, अगर यहाँ पे ऐसा सेंटेंस लिखा हुआ नहीं समझ में आ रहा है, तो आप लोग पहले क्या करेंगे? स्ट्रक्चर को पीछे रिवाइंड करके देख सकते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या लिखा हुआ है। तो देखिए, ये आपके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? यू। तो यू के हेल्पिंग वर्ब क्या लिखते हैं हम लोग? विल यू, फिर वर्ब, पुट अ ट्री, फिर यहाँ के लिए क्या यूज होगा? हियर विथ क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यहाँ पेड़ लगाने का मतलब यहाँ पुट से होता है, तो विल यू पुट अ ट्री हियर? क्या आप यहाँ एक पेड़ लगाओगे? दैट्स क्लियर। अब मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है, क्या बच्चा दिन भर आंसू बहाएगा? क्या बच्चा दिन भर आंसू बहाएगा? देखिए, ये भी फ्यूचर की बात कर रहा है, इंट्रोगेटिव है, और ये भी हेल्पिंग वर्ब के जरिए से बनेगा। क्यों? क्योंकि प्रश्न क्या है? शुरू में पूछा है। तो चाइल्ड, तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे? विल चाइल्ड, या द चाइल्ड भी लिख सकते हैं। विल चाइल्ड, यहाँ पे आंसू बहाना, तो बहाने के लिए आपका वर्ब है, ये आपका वर्ब है। तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे? शेड। आंसू किसकी में से होता है? टीयर्स। अब यहाँ पे देखिए, ये दिन भर लिखा है, दिन भर के लिए यहाँ पे यूज होगा ऑल डे लॉन्ग।
इसका मतलब होता है पूरे दिन या दिन भर। तो विल चाइल्ड शेड टीयर्स ऑल डे लॉन्ग, क्या बच्चा दिन भर आंसू बहाएगा। ठीक है, ये शेड का मतलब होता है बहाना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका यहाँ पे सब्जेक्ट था, यहाँ पे आपका वर्ब था, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट था, और इसके बाद जो बचता है वो अदर वर्ड्स में आता है। ठीक है, देखिए अगर कोई चीज़ ना समझ में आए तो आप लोग वीडियो को रिवाइंड करके बार बार देखिए, एक बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, ऐसे देखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि वह दलदल से बाहर कैसे आएगा। यहाँ पे देखिए ये प्रश्नवाचक है, ये बीच में है इंटरोगेटिव सेंटेंस वर्ड। तो पहले हम लोग इसको लिखेंगे हाउ, फिर हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे वह लिखा हुआ है, तो वह किससे मतलब वह मतलब ही, तो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, विल। तो हाउ विल, फिर सब्जेक्ट ही, फिर वर्ब की यूज होगा। ठीक है, तो वर्ब, तो हाउ विल ही कम आउट ऑफ स्पैंक, इसका मतलब होता है दलदल। ठीक है, हाउ विल ही कम आउट ऑफ स्पैंक, कहने का मतलब कि वह दलदल से बाहर कैसे आएगा। यहाँ पे मैंने आपका सब्जेक्ट देख लिया। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद आपका ये वर्ब था, वर्ब के बाद ये आपका दलदल से बाहर, ये आपका पूरा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। दलदल से बाहर ये आपका पूरा ऑब्जेक्ट में चला जाएगा। ठीक है, और ऑब्जेक्ट जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, इसमें कुछ कंडीशनल सेंटेंस भी होते हैं। उस कंडीशनल सेंटेंस को मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा। थैंक यू गाइस।